नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और आप सभी ने उस वीडियो को कहीं न कहीं ज़रूर देखा होगा, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो या कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर और उस व्यक्ति को भी आप सभी बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। आज उन्हीं के साथ ये खास चर्चा हम करने वाले हैं और उनसे जानेंगे राजनीति के विषय में भी। बहुत-बहुत स्वागत है राम जी आपका रिपब्लिक शंखनाद में। सबसे पहले तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपकी वो एक वीडियो जो है, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, हर कोई उसको शेयर कर रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको इतना ज़्यादा वायरल होने के बाद? सबसे पहले मैं आपके इस यूट्यूब चैनल के जो भी व्यूअर्स हैं, उनको होली की हार्दिक शुभकामनाएँ बिलेटेड। और आपके चैनल को लगातार देखने वाले लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि वो अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारीयजनों को, अपने मित्रों को कहें कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस दौर में जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो पूरी तरह से सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में कह लीजिए, गोदी कह लीजिए, वो आज की डेट में अपनी पहचान गोदी मीडिया के रूप में प्रचारित कर चुका है। इसलिए आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है मेरे आम आदमी पार्टी के सभी व्यूअर्स को भी और आपके चैनल को देखने वाले सभी व्यूअर्स को भी। अब आपके सवाल पर आते हैं। आपका सवाल क्या था? कृपया एक बार दोबारा दोहरा दीजिए। बिल्कुल, मैंने कहा आप आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। हर व्यक्ति के मोबाइल स्क्रीन पर आप देखे जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, अगर चर्चा हो रही है, तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। और भले ही मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई बातों को उस व्यक्तित्व को निखारा गया, जिसमें फ़नी मोमेंट को जोड़ करके, लेकिन मुझे कोई इसमें वो नहीं नज़र आता है, अच्छा है। और बड़ी खुशी हो रही है कि सब लोग मेरे विषय में जानना चाहते हैं, मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि उन लोगों ने भले ही इस गमगीन माहौल में जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टी ने, जो सत्ताधारी पार्टी ने जिस प्रकार से हर प्रकार से जो है प्रताड़ित करने का काम किया है, चाहे वो बेरोजगार हों, चाहे वो दलित लोग हों, हर वर्ग को उन्होंने सताने का काम किया है। तो ऐसे माहौल में अगर मैं थोड़ा-सा लोगों को गुदगुदा पाया, हँसा पाया, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपको लगा और लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इसकी सराहना की, लोग इसको शेयर कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस विषय की, कि पूरी घटना क्या है, वो स वक़्त कौन-सा था, वो स जगह कौन-सी थी, ये पूरा प्रकरण हुआ कैसे? मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल, जैसा कि हम आप सर्वविदित है कि उस दिन जो है हमारे पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा कॉल दी गई थी कि हमारा जो है आम आदमी पार्टी कार्यालय में सबको इकट्ठा होना है। ठीक उसके 1 दिन पहले हमारे जो सुप्रीमो हैं पार्टी के, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया षड्यंत्र के तहत। निर्दोष होने के बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। एक इतिहास में सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, पहला इकलौता सिटिंग चीफ मिनिस्टर है जिनको जो है एक ऐसे झूठे गवाह, और वो ऐसा गवाह जिसने स्वयं 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उस गवाह की गवाही को ध्यान में रखते हुए हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जाता है। तो जाहिर-सी बात है, ये एक तानाशाही है और उस तानाशाही का जवाब आगामी लोकसभा चुनाव में देश की जनता ज़रूर देगी। और आज मैं आपको बता दूँ कि पूरा विश्व, देश ही नहीं पूरा विश्व जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो ये गलत, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो ये हरकतें हो रही हैं और जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ पूरा विश्व बिरादरी खड़ा हुआ है। आप चाहे जर्मनी को ले लीजिए, अभी आज आज की खबर है, यूएस ने, अमेरिका ने अपनी कड़ी टिप्पणी जताई है आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर के। भारत सरकार को
करारा जवाब भी दिया है उन्होंने, और उनकी कड़ी नजर है इस बात पर। अभी मैंने आज तक के एक प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ रहा था उनकी एक आर्टिकल को, उसमें ये लिखा हुआ था। तो मैं यही कहूंगा कि आदरणीय केजरीवाल जी को संवेदनशीलता के आधार पर पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जो है आज समर्थन दे रहा है। और हमारा कार्यकर्ता काडर ऊपर से लेके नीचे तक आज सड़कों पर उतरा हुआ है। आप देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करना था, लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ताओं पर इस कदर जोर जबरदस्ती की गई, सारे वीडियो फुटेज मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जग जाहिर हो रहे हैं। उनको एक एक करके मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। तो ये मतलब एक शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने की भी आज केंद्र सरकार की क्षमता नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि हमारा डेमोक्रेसी पूर्ण रूप से खतरे में है। और इसी वजह से, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगामी 31 मार्च को हमारा संपूर्ण विपक्ष, जिसे इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है, वो रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे एकत्रित होगा। मैं सभी देशवासियों से विनम्र अपील करता हूं कि जो जहां है अपना सारा काम छोड़ करके हमारे देश का लोकतंत्र और हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए इस आह्वान को स्वीकार करें, इस निमंत्रण को स्वीकार करें और दिल्ली कूच करें। और दिल्ली रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे 31 मार्च को आप सब लोग अपनी हाजिरी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और इस उपस्थिति को दर्ज कराने का सीधा मैसेज इस दुर्बुद्धि प्रधानमंत्री के रूप में जो बैठा हुआ है, इस देश का तानाशाह, दूसरा हिटलर, इसको जो है कड़ा संदेश पहुंचे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन हैं, और जो सलाहकार हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सलाहकार अंदर ही अंदर जो है प्रधानमंत्री मोदी से दुश्मनी रखते हैं, इस वजह से उसको गलत सलाह देते हैं। और मुझे यकीन है कि जो सलाहकार हैं उन सलाहकार पैनल में कोई ऐसा तो है, मुझे लगता है, क्योंकि आजकल संघ भी मोदी जी के बहुत खिलाफ है। अभी जो है संघ का कोई व्यक्ति है जो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए मोदी जी को ऐसे ऊट पटांग के सलाह देता है कि तुम केजरीवाल को गिरफ्तार करो। आज देख लीजिए केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का परिणाम, पूरा देश सड़कों पर है, पूरा देश सड़कों पर है। और हर घर में ये चर्चा हो रही है कि केजरीवाल जैसे कट्टर ईमानदार, जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हुआ है, जिसके संघर्ष को मैं सैल्यूट करता हूं, पूरा देश, पूरी दुनिया उसको सैल्यूट करती है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को आपने अकारण जेल में डाल दिया। और आपको लगता है कि आप विपक्ष विहीन चुनाव करवा लोगे, विपक्ष के बिना आप चुनाव जीत जाओगे, ये आपकी गलतफहमी है। मोदी जी अभी भी कान खोलकर सुन लो, अभी भी वक्त है। 4 जून को यही जनता आपको दौड़ा दौड़ा करके आपको जो है गुजरात भेजेगी। बिल्कुल, देखिए राम जी, मैं आपसे बहुत सारी चीजें जानने वाली हूँ आगे, और अभी हम वायरल वीडियो की भी बात कर रहे थे। आपने कहा कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, लेकिन आप जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें आपने झूठ बोला। आखिर आपको झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, जबकि आप एक कट्टर ईमानदार नेता के समर्थक अपने आप को बताते हैं? देखिए मैडम, हम आपको एक बात याद दिला दें, हमारा इतिहास में ऐसा पहले वाकया हो चुका है, अनगिनत वाकया हो चुके हैं। मैं उनमें से एक वाकया बताता हूं कि जब हमारे देश में ऐसे ही एक औरंगजेब नाम का तानाशाह शासन करता था, और वो हमारे हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी इसी तरीके से छल कर करके उनको गिरफ्तार किया था, तो उन्होंने भी उससे बचने के लिए इसी प्रकार का छल किया था। तो मैं नहीं मानता हूं कि मैंने उस दिन जो किया वो कुछ गलत था, और अगर मैंने गलत किया होता तो देश की जनता मुझे अपने सर आंखों पर नहीं बैठाती। मैं इतना ही कहूंगा कि उस दिन पुलिस जो कर रही थी वो गैर संवैधानिक था। हमारे देश के संविधान में पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया है, अपने
चुनी हुई सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। और अगर मैं शांतिपूर्वक वहां पर खड़ा था, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने भी आया था, अगर वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, मुझे पकड़ के जेल में डालने का प्लान कर रहा था, मुझे जो है गाड़ी में बस में बैठा करके वहां जंगलों में फेंकने की तैयारी कर रहा था, तो उस दौरान जो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो मेरे को सूझा, मैंने उससे बचने के लिए वहां झूठ बोला। लेकिन मैंने झूठ बोलने के बाद तुरंत मैंने स्वीकार भी किया कि हाँ, मैं झूठ बोल रहा था, और क्यों झूठ बोल रहा था यह जग जाहिर हो चुका है। जी, तो क्या उसके बाद भी, जैसे कि आज आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना था, तो क्या उसके बाद भी आप किसी प्रोटेस्ट में शामिल हुए? कहीं पर आपने कोई धरना प्रदर्शन किया है? वो जो वाक़या हुआ था उस दिन के बाद? आज मुझे जो है ना, लगभग कम से कम 4-5 मीडिया हाउसेस में आमंत्रण मिला हुआ था सुबह 9 बजे से। आपके यहाँ भी अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं नहीं जा पाया हूँ। लेकिन हमारी पूरी टीम इस समय वहां पर जुटी हुई है, और मैं 31 तारीख की जो हमारा रामलीला मैदान में कार्यक्रम है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, जो हमारे उत्तर प्रदेश का काडर है, उन्होंने हमें आदेश किया कि आप इस कार्यक्रम में लगिए। तो इस वजह से मैं उस आज के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाया हूँ, और मुझे बड़ा आत्मग्लानि भी हो रही है कि मैं नहीं जा पाया हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी हमारे तो ये तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे। 12 सालों में मैंने कितनी ऐसे मौकों पे पार्टिसिपेशन किया है, और इस मौके पे नहीं जा पाया, तो मुझे कोई अभी इतना वो नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा अंदर से फ़ील हो रहा है कि मुझे जाना चाहिए था। लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियाँ थीं, जो कि उत्तर प्रदेश में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूँ अपने किसान प्रकोष्ठ के, तो मुझे बहुत सारे लोगों को सुबह से कॉल भी करना था, उनको बताना था कि ऐसा-ऐसा हमारा कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम के लेकर के जाइए, और इसके अलावा मुझे जो है इंटरव्यू के लिए जाना था। जी, राम जी, अभी आपने बात की इंडी अलायंस की, कि पूरी इंडी अलायंस जो है वो इस समय एक साथ है, एकजुट है, और 2024 के लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है। तो क्या इंडी अलायंस की तरफ से अभी तक पीएम कैंडिडेट का नाम सामने आया है, या क्या इस पे विचार-विमर्श चल रहा है कि कौन एज़ अ पीएम कैंडिडेट हो सकता है? मैडम, हमारा जो इंडिया अलायंस है, ये संवैधानिक दायरे में रहकर काम करता है। जो एनडी अलायंस है, इसकी तरह नहीं है। एनडी अलायंस जो है नरेंद्र मोदी जी का, वहां वन मैन पार्टी होता है। वहां पर क्या है कि एक ही आदमी डिसाइड करता है, और वही सब कुछ है। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है। हमारे यहाँ पर हर वो पार्टी का शीर्ष लीडर जो अपनी अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, उसके अंदर काबिलियत है प्रधानमंत्री बनने की। तो आने सारे दीजिए। सारे सारे 2004 को, नॉमिनेट होंगे बिल्कुल पीएम के लिए? 2024 के जब चुनाव खत्म होंगे 4 जून को, तो 4 जून को हमारी बैठक होगी सभी पार्टियों की, इंडिया अलायंस की। तब उस दौरान जो सर्वसम्मति से तय होगा, वो प्रधानमंत्री के लिए चुन लिया जाएगा, संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, आपने कहा कि हर पार्टी में वो काबिलियत है, तो यानी कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव भी एज़ अ पीएम हो सकते हैं, बिल्कुल हो ये सकते हैं। अरविंद केजरीवाल भी, तो इतने सारे पीएम कैसे बन सकते हैं? नहीं, नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ सब में काबिलियत है। उनमें से सर्वसम्मति से किसी एक व्यक्ति को ही बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री पद के लिए चयनित किया जाएगा। लेकिन हम लोग अभी नहीं तय कर रहे हैं, और वो तय ना करने का ये कारण नहीं है। कारण सिर्फ इतना है कि हम लोग संविधान की जो व्याख्याएँ हैं, उनका पालन करते हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। हम अपनी डेमोक्रेसी के जो संवैधानिकता है, उस संवैधानिकता को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की तरह थोड़ी है कि एक आदमी सब कुछ तय कर देता है। आज तक मुझे बता दीजिए कि जो इनका एनडी गठबंधन है, जिसको हम एनडीए के नाम से कहते हैं, उसने आज तक जो है नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और राजनीतिक, कितने राजनीतिक, ये बताते हैं ना कि 40-50 राजनीतिक पार्टियों का इनका गठबंधन है, किसी एक नेता को इन्होंने आज तक अपने सामने, ये फोटो तक तो खिंचाते नहीं है उनके साथ।
अपने माला के अंदर तो इन्हें बैठाते नहीं, अपने 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 नेताओं को उस कितने ऐसी फोटोस आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगी कि ये आदमी जो है उसको उनको राम जी, निकाल आप दिया मिले जाता हैं है। अरविंद केजरीवाल जी से? आप मिले हैं अरविंद केजरीवाल जी से? बिल्कुल मिला हूँ, क्यों नहीं मिलूंगा, यही हमारे शीर्ष नेता हैं। और वो ऐसे थोड़ी है प्रधानमंत्री की तरह कि वो अपने अपने ही दिग्गज नेताओं से 5-5 साल तक नहीं मिलते हैं। मुझे अभी आज पता चला है, हमारे वरुण गांधी जी हैं, इतने वरिष्ठ नेता, आज पता चला मुझे कि वो 5 साल से ना तो उनसे बात किया और ना 5 साल से वो मुलाकात किया है। ऐसे कितने अनगिनत लोग हैं। मोदी जी को चापलूस लोग पसंद हैं, तो चापलूसों से वो घिरे रहते हैं। हमारे केजरीवाल जी एक साधारण से छोटे कार्यकर्ता को मिलते हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखिए, केजरीवाल जी वो अगर कोई कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है, तो उसका जन्मदिन का ट्वीट मार देते हैं। तो ये हमारे नेता जो हैं वो जन नेता हैं, और इसी वजह से आज पूरा देश, पूरी दुनिया उनको प्यार करती है, मोहब्बत से उनको ये करती है। और हमारी राजनीतिक पार्टी काम के द्वारा जनता के दिलों में राज करती है। अच्छा, ऐसा एक चीज़ मैं राम जी आपसे जानना चाहूँगी। राम जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जब राजनीति में आए, पहले तो वो राजनीति में आना नहीं चाहते थे, उन्होंने अपने बच्चों की भी कसम खाई, फिर बाद में वो आए और वो कहते थे कि वो भ्रष्टाचार को मिटाएँगे और इसके लिए उनकी पार्टी जो है, वो कार्य कर रही है। और वो ये भी कहते थे कि वो इस्तीफे को अपनी नोक पर रखकर चलते हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इस पर भी बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अन्ना आंदोलन से जब निकले, तो उन्हें चुनौती दी गई थी कि अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम है इस व्यवस्था से, तो आइए और उस व्यवस्था को सुधारिए। आप भी हमारी तरह राजनीति पार्टी बना करके करिए। तो हमने राजनीतिक पार्टी बनाई, और जैसे ही राजनीतिक पार्टी बनाई, तो हमारी पहली जनता ने, दिल्ली की जनता ने हमें 28 सीटें दी, और 28 सीटें दे करके 49 दिन की हमने सरकार बनाई, गठबंधन की सरकार बनाई। और उन 49 दिनों में ऐसा काम किया, ऐसा ऐतिहासिक काम किया कि करप्शन के नाम पर, आपने देखा होगा, उठा लीजिएगा 2013-14 के जो अखबार हैं, मीडिया के द्वारा जो प्रचारित किया गया था, कि उस दौरान उन 49 दिनों की सरकार में करप्शन के नाम पर एक भी अधिकारी, एक भी कर्मचारी, मतलब ऐसा नहीं जो सरेंडर न कर चुका हो। लेकिन क्या किया, फिर इसके बाद इन्होंने षड्यंत्र किया और हमने जो है सरकार से इस्तीफा दे दिया। 2015 में फिर चुनाव आए। जब चुनाव आए, तो जनता ने ऐसा मैंडेट दिया जो आज तक पूरे देश में किसी राज्य में ऐसा मैंडेट नहीं मिला। 95%, 90% हमारा जो है मैंडेट हमको मिला, और हमने उसको सर माथे लिया। और इसके बाद जो हमने 5 साल काम किया, 2020 के चुनाव में, ये इकलौता नेता है हमारा केजरीवाल, जिसने जनता के बीच जाकर के ये कहा कि अगर मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में काम किया हो जनहित का, तो ही मुझे वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। तो अब आप मुझे बताइए, ऐसा एक नेता का उदाहरण दीजिए मुझे कि हमने काम ना किया हो। आम आदमी पार्टी काम के नाम पर जानी जाती है और काम के नाम पर वोट मांगती है। आम आदमी पार्टी हिंदू मुस्लिम और ये सब जो जाति पात और ये सब दुनिया भर के जो भाजपा करती है, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम काम करते हैं। अब तक आप बताइए, पूरी दुनिया में हमारे दिल्ली का शिक्षा मॉडल पूरी दुनिया में चर्चित है। यूएस की जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट लेडी है, प्रेसिडेंट साहब की वाइफ, वो आई थी, डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ, उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले दिल्ली के स्कूल मॉडल को देखना है। इसके बाद मोहल्ला क्लिनिक, जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, और कितने राज्य के प्रधान जो मुख्यमंत्री हैं, वो आकर के उस मॉडल को देख कर गए हैं और अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में वो उस पर काम करना शुरू किया। इसके बाद हमारा सबसे बड़ा जो मजबूत एक हमने ये किया कि जो एक प्रॉपर जाल बिछाया अस्पतालों का। कोविड के दौरान कितनी महामारी थी, उस महामारी को ध्यान में रख करके हमारा एकलौता, आपने सुना होगा, अभी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने अपना वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि अगर भारत में अगर किसी नेता ने
सही मायने में अगर काम किया है कोविड के दौरान तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। और ऐसा केजरीवाल का जो काम है, ऐसे हर राज्य में मुख्यमंत्री होने चाहिए। राम जी, बिल्कुल राम जी, लेकिन एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, आपने शिक्षा मॉडल की बात की, अस्पतालों की भी बात की, कोविड के दौरान बहुत सारे कार्य किए गए हैं। मेरा सवाल ये था कि अरविंद केजरीवाल जी बोला करते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप भी लगता है, दोषी करार दिया जाना एक अलग चीज है, अगर आरोप भी लगता है तो उस नेता को इस्तीफा दे देना चाहिए, पहला ये। दूसरा, आपने अस्पतालों की बात की कि मोहल्ला क्लिनिक खोला है, अस्पतालों के लिए अच्छे अच्छे काम किए गए हैं, बावजूद इसके राघव चड्ढा को अपनी आई सर्जरी करवाने के लिए विदेश में क्यों जाना पड़ रहा है? नहीं, आई सर्जरी के लिए इसलिए विदेश जाना पड़ा है क्योंकि जिस जिस प्रकार का मर्ज था, उस मर्ज को ध्यान में रख करके उनको जो यहाँ के डॉक्टरों ने सलाह दिया, उसके हिसाब से उन्हें जाना पड़ा। तो क्या इसमें दिल्ली में ऐसे इक्विपमेंट नहीं है? दिल्ली के नहीं, अस्पतालों में इस तरह के ऐसे हमारे हमारे स्वर्गीय जो रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर साहब, क्या वो नहीं गए थे? क्या वो अपराध था? मैं ये बात कर रही हूँ अगर क्योंकि विदेश में आपने इलाज बोला कराने जा रहे हैं, कि नहीं बहुत विदेश अच्छे में काम किए गए हैं। सुनिए सुनिए, विदेश में इलाज कराने जाना अपराध है, संवैधानिकता के दायरे से बाहर है। यह संवैधानिक बिल्कुल अपराध नहीं है, लेकिन बात तो गैर आपकी पार्टी संवैधानिक कर है। रही है ना कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं तो इसलिए सवाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने क्या, आप लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा अस्पतालों के लिए कार्य किया है, तो फिर आपके नेताओं को क्यों जरूरत पड़ रही है? बिल्कुल गंभीर गंभीर अगर कोई मेजर बीमारी है और उसकी सर्जरी कराना है, तो उसके लिए यहाँ के अस्पताल के जो बड़े जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने सलाह दिया और उस सलाह को मान करके वो गए विदेश। तो उसमें इतना हाई तौबा करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता है कि ये कोई चर्चा का विषय होना चाहिए। अरे वो गए हैं तो गए हैं, इसमें ऐसा थोड़ी है। वो एक संवैधानिक पद पर हैं और एक तरह से आप कह लीजिए कि वो हॉलिडे पर है, अभी जी, तो वापस हॉलिडे पर गए हैं। कंटिन्यू काम करेंगे। हाँ, तो हॉलिडे इन द सेंस, जब हॉलिडे होगा तभी तो वो अपना इलाज कराएंगे। अब ऑन ड्यूटी थोड़ी करवाते बैठेंगे। तो ये चीजें हैं। बातें हैं, आपने कहा कि आरोप लगे और इस्तीफा देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं, शायद ये मैंने नहीं कहा, ये केजरीवाल जी ने कहा। मैडम, मेरी जवाब तो सुन लीजिए। आपने आरोप लगाया तो मैं उस आरोप का जवाब तो दूं। मैं आरोप आप नहीं कह लगा रहे रही, हैं मैं कि सवाल कर रही हूँ कि ये बात, मैं आरोप नहीं लगा रही राम जी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये कथन जो है ये केजरीवाल जी का है। आपने भी वीडियोस देखी होंगी, आप पार्टी में हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे कि केजरीवाल उनके जी का कौन कौन से कथन है। केजरीवाल जी का ऐसा कोई बयान आज तक मैंने नहीं सुना है। मैंने सिर्फ ये सुना है, उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारी भी पार्टी में अगर कोई व्यक्ति जो है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कोई करप्शन करता है और करप्शन के चार्ज में पकड़ा जाता है, तो उसको जो है गिरफ्तार किया करके जेल में डाला जाए। और हमने डाला है। हमारी इकलौती राजनीतिक पार्टी है। पंजाब में, दिल्ली में हमारा जो है एक स्वास्थ्य मंत्री पंजाब का, जैसे ही उसको पकड़ा गया किसी से वसूली करते हुए, हमने उसको तुरंत जेल में डाल दिया। दूसरा, आप कह रही हैं कि आरोप, संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है, पहली बात। और केजरीवाल जी होते कौन है? जब जिस जनता ने चुन करके केजरीवाल जी को सीएम बनाया, केजरीवाल जी को केजरीवाल बनाया, और जिस जनता ने आम आदमी पार्टी का अस्तित्व बनाया, वो जनता ने मैंडेट दिया है मैडम। रेफरेंडम हुआ है। उनके जेल जाने से पहले 1 महीना 2 महीने, एक बार नहीं 2 बार रेफरेंडम कराया है केजरीवाल जी ने। और दिल्ली की मैक्सिमम जनता ने, 99% जनता ने कहा है कि केजरीवाल जी आप जेल जाएं या ना जाएं, आपको हम इस्तीफा नहीं देने देंगे। अगर दिल्ली की जनता कह दे कि केजरीवाल जी इस्तीफा दें, तो केजरीवाल जी इस्तीफा दे देंगे। भाई होते कौन है हम लोग? भाई जिन्होंने चुनकर भेजा है, जिनके वोट के दम पर आज 62 सीट केजरीवाल जी के पार्टी को, आम आदमी पार्टी को मिली हैं, अगर वही जनता जनार्दन अपना आदेश दे रही है, ये इसी को तो मैडम डेमोक्रेसी कहते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी की तरह थोड़ी हैं कि जनता से एक बार वोट ले लिया और करने लगे अपनी मनमानी। हमें तो मानना ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। ये है उनका काम। ये आम आदमी पार्टी है मैडम। आम आदमी पार्टी जनता से हर काम पूछ कर करती है। काम भी, कोई भी छोटा से छोटा काम भी करने से पहले जनता से रेफरेंडम कराती है। आपका हमारा इतिहास देख लीजिए पिछले 12 सालों का। 12 सालों में हर वो काम हमने जनता से पूछ के किया है। इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी, अर्थात जनता का राज।
जनता कहेगी, जनता आदेश करेगी तो इस्तीफा देने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे। और ऑलरेडी इसका रेफरेंडम हमने करवा लिया है और जनता के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उन नुमाइंदों ने भी अपना आदेश क्या ठप्पा लगा करके दिया है। तो आप कैसे कह सकती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं, तभी वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये विरोधियों के कहने पर, ये जो स्वयं जो है लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती है, संविधान पे विश्वास नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, एक नंबर की भारतीय झुट्टा पार्टी है, बड़का झुट्टा पार्टी इसलिए उसको कहा जाता है। उसके कहने पे हमारे जो है मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे देंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने चुनकर दिल्ली में बैठाया है केजरीवाल जी को? अरे मोदी जी को किसने चुना है? राम जी, मोदी जी को किसने चुना है? क्या केजरीवाल जी ने या राम जी ने? उनको भी जनता ने चुना है। केजरीवाल जी को जनता ने चुना, जनता के लिए उन्होंने काम किया। नरेंद्र मोदी जी को एक बार नहीं 2-2 बार जनता ने चुना। उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है जनता के हित का काम? उन्होंने सिर्फ 2 व्यापारियों के लिए काम किया है। वो 2 व्यापारियों के नौकर हैं, वो 2 व्यापारियों के लिए काम करते हैं, वो 2 व्यापारियों के मैनेजर है, उनके मालिक वो 2 हैं, अडानी और अंबानी, उनके लिए काम करते हैं। उनका पुराना हो गया है राम जी, ये पुराना हो गया है। मैं एक सेकंड आपसे चाहूंगी, मैं राम जी 1 सेकंड आपसे चाहूंगी। देखिए ये बात जो है ना कि वो 2 लोगों के लिए काम करते हैं, ये बहुत पुराना हो चुका है। ये हर डिबेट में मैं सुनती हूँ। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी यही बातें की जा रही थी कि 2 पार्टियां, ये 2 ऐसे बिजनेसमैन है जिनका नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा था। राहुल गांधी भी यही बात कहते हैं कि आप पंखा चलाइए तो अडानी की जेब में जाएगा, लेकिन वही जहां पर कांग्रेस की भी सरकार है वहां पर भी अडानी अंबानी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां इंडिया अलायंस के नेता उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ भाजपा को इससे जोड़ना नहीं, मेरी बात आप पहले सुन लीजिए, फिर मैं जरूर आपको भी सुनूंगी कि अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं। आपने कहा कौन से ऐसे काम किए हैं? धारा 370 को हटाने का काम किस पार्टी ने किया है? या फिर आपके पीछे मैं भगवान की भी जो प्रतिमा है वो देख रही हूँ। राम मंदिर को लेकर भी काफी सारी चीजें की गई, आप भी मुझसे बेहतर तरीके से जानते होंगे। कोर्ट में वकील खड़े कर दिए गए, इसको हटाने का काम भी किसने किया? नरेंद्र मोदी को भी चुनने वाली जनता ही है, जैसे केजरीवाल को चुना है जनता ने। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी राम जी, केजरीवाल जी को 9 बार समन दिया गया, तो क्या जनता ने कहा था कि आपको ईडी के सामने पेश नहीं होना है? केजरीवाल जी को सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि 370 की धारा नहीं हटाई गई है। 370 की धारा कर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है, पहली बात। धारा 35(1) पर संशोधन किया गया है। ये आप क्या वो पॉसिबल था? क्या वो पॉसिबल था 70 सालों में? आप सवाल करती हैं, जवाब तो देने नहीं दे रही हैं, ये कैसे चलेगा ऐसे? फिर आप ब्रेकिंग न्यूज में चलाएंगे। आप सुन लीजिए ना, धैर्य रखिए। अगर आपने सवाल किया तो जवाब सुनने की भी आप वो रखिए क्षमता। नहीं, बिल्कुल आप बोलिए। धारा 370 हटाया है, धारा 370 नहीं हटा है। धारा 370 में संशोधन किया है, जो आर्टिकल 35(a) है, उस पर संशोधन हुआ है। और उससे जो है पूरे देश की जनता का क्या लाभ हुआ है मुझे बता दीजिए। आज जम्मू कश्मीर में कौन सा रोजगार का एक तो फैक्ट्री लग गई है? मुझे एक फैक्ट्री का नाम बता दीजिए, एक फैक्ट्री का नाम बता दीजिए। बेरोजगार आप देख लीजिए, 20 दिन से वो जो है एक लद्दाख में 20 दिन से वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं हमारे भाई, जिनके 3 इडियट मूवी बनाई थी आमिर खान ने, वो रियल हीरो है जो, वो 20 दिन से बैठे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो मरणासन व्यवस्था में आ गए हैं। बताएं, चाइना ने जो जमीन हड़प ली है उस पर उनका खुलेआम आरोप है, उस पर क्यों नहीं वो जवाब दे रहे हैं? आप कह रहे धारा 370। अब आ जाते हैं, आपने कहा राम मंदिर से मैडम इस देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बेरोजगार युवा, शिक्षित बेरोजगार युवा, आज ये आंकड़े सरकारी आंकड़े एडीआर के आंकड़े हैं, वो कह रहे हैं 45 साल पीछे चली गई हमारी बेरोजगारी। आज बेरोजगार युवा सड़क पर बेहाल है। कहां कि 2014 में 2 करोड़ रोजगार सालाना देने का वादा किया था, और बाद में जब सत्ता में आए तो यही इनके जो अमित शाह जी हैं, जो गृह मंत्री साहब, उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में कहा था, तो ऐसे जुमला था, ऐसे प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान तो जुमले 50 कर दिए जाते हैं। ये कोई वादा थोड़ी था। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। आप मुझे बताइए, राम मंदिर से भला किस देश के, हमारे देश की किस पीढ़ी को हुआ है? हमारे देश, जिस देश में
70% से ज्यादा युवा आबादी रहती है। आप क्या चाहते हैं कि वो आपके राम मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए बैठे? अरे उनका घर रोजगार से चलेगा, उनका मंदिर घर में है, वो अपने घर में पूजा कर लेंगे। भगवान की श्रद्धा, ऐसा नहीं कि हम हिंदू हैं, ये मेरे सामने पीछे कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी है, तो क्या मैं इनके कहने पे इन चंदा चोरों के जो भगवान राम के नाम पे चंदा डकार गए, हमारे आदरणीय जो प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चीख कर आरोप लगाया और इतना पुलिंदा ईडी को, सीबीआई को भेजा, क्या कार्रवाई करी? चंदा उगाही करी है, चंदा उगाही का पैसा खा गए, चंदा खा गए राम के नाम का। ये आरोप सीता मैया का है, सीता मैया ने स्वयं आरोप लगाया है। करे जांच, आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अभी देखिएगा, सरकार बदलने दीजिए, इस राम मंदिर के नाम पर कितना डोनेशन इन लोगों ने खाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड से भी ज्यादा बड़ा अगर घोटाला न निकले, अभी कल एक घोटाला निकला है, इन्होंने जो घर बांटे हैं लोगों को, घर बांटने पे 14,000 करोड़ का घोटाला, 14,000 करोड़ का घोटाला है, जिसमें अभी 2 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया है, बड़े दिग्गज लोगों को। आप क्या बात करती हैं कि उन्होंने काम किया है? अरे जनहित के काम क्या होते हैं? आप मुझे बताइए, जहां जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, वहां की रोजगार व्यवस्था कैसी है, वहां की सुख सुविधाएं कैसी हैं? ना वहां पर स्वास्थ्य के नाम पर जो है, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, स्वास्थ्य के नाम पर जो है इनका एक जो जिस गुजरात मॉडल के नाम पर ये दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं 10 साल से, उसी गुजरात के अंदर हॉस्पिटलों का इतना बुरा हाल है। आप अपना कैमरा को एक बार घुमाइए तो सही, बीजेपी शासित राज्यों में आपको क्यों एक ही आदमी क्यों आपकी आंखों में खटकता है, जिसने इतने काम कर दिए जो 75 साल की राजनीति में कोई एक माई का लाल कर नहीं पाया, और आज उसी के साथ सारा जो है दोषारोपण किए बैठे हैं। आप मुझे बताइए, वो 59.5 करोड़ रुपए का जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा खाया, और उस मेन अक्यूज्ड जिसे ईडी ने 6 महीने तक जेल में रखा, उसे जमानत क्यों दे दी? मेडिकल ग्राउंड पर जमानत क्यों दे दी उसको? और जमानत भर नहीं दी, उसको विदेश में हनीमून मनाने के लिए भेज दिया। और 59 करोड़ का चंदा जो लिया है वो क्यों लिया है? इस सवाल का जवाब आप मांग के दिखाइए। आप मुझसे सवाल कर रही हैं। अरे 10 साल में जो सत्ता पक्ष में बैठा होता है उससे सवाल किया जाता है। यह है पत्रकारिता का धर्म। आज मेरे देश में दिल्ली में तो अभी केजरीवाल जी, राम जी, दिल्ली में तो सत्ता पक्ष में अभी केजरीवाल जी हैं, और अभी मुद्दा भी केजरीवाल जी का ही चल रहा है। तो सवाल तो लाजमी है कि उनके बिहाफ पे, उनकी पार्टी से आप आए हैं, तो मैं आपसे ही करूंगी। अब देखिए, आपने राम मंदिर को लेकर सवाल खड़े किए, बेरोजगारी को लेकर आपने बात की, इसको लेकर राम मंदिर पे भी हम गए थे, ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने की है। ये सवाल पूरे विपक्ष ने उठाया। देखिए, आपने कहा चंदा चोरी को लेकर संजय सिंह आरोप लगाते थे, लेकिन जिसके ऊपर आरोप लगाते थे अभी तक उनका तो कुछ हमने होता हुआ नहीं देखा, अपने मीडिया कवरेज में भी हमने नहीं देखा। लेकिन संजय सिंह शराब घोटाले के मामले में जरूर जेल के अंदर है। आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, राम मंदिर से किसको फायदा हुआ है, आपसे मैं कुछ चीजें जानना जरूर चाहूंगी। बड़ी दिलचस्प चर्चा चल रही है। देखिए, राम मंदिर जब बना नहीं था, इसको लेकर केजरीवाल जी कहते थे उनकी नानी ने बहुत सारी उनसे बातें की थी, वो मैं दोहराऊंगी नहीं, रिपीटेटिव हो जाएगा ये। उसके बाद वो पूरे परिवार के साथ राम मंदिर में गए, उन्होंने पूजा पाठ किया। आपने कहा कि क्या मंदिर के बाहर बैठ के लोग भीख मांगने लगे। मंदिर बनने से किसका फायदा हुआ है, ये भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। मंदिर बनने से वहां पर होटल्स भी खुले हैं, वहां पर रेस्टोरेंट्स की भी संख्या बढ़ी है, वहां पर छोटे कारोबारी जो एक फूल माला लेकर बैठते हैं या प्रसाद लेकर बैठते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं ये, उनका भी कारोबार बढ़ा है। हर कोई तो कैब बुक करके जा नहीं सकता या अपनी पर्सनल गाड़ी से तो जा नहीं सकता, रेलवे से आना जाना होगा, ऑटो रिक्शा चलेंगे, छोटे छोटे टेम्पोस चलेंगे, इस तरह की चीजें चलेंगी। तो रोजगार तो वहां पर सभी का बढ़ा है। लेकिन भगवान के काम में भी जब इस तरह की बातें होती है, बिल्कुल देखिए आपके पीछे मैं प्रतिमा देख रही हूँ प्रभु श्री कृष्ण की, और फिर जब इस तरह की बातें की जाती है तो ये अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बात जो है राजनीति की होनी चाहिए, लेकिन उसमें धर्म नहीं आना चाहिए। आपने रोजगार को की बातें की, वो मैंने आपको बताया। 2014 से पहले आप मुझे बताइए, क्या हर एक परिवार में सारे आईएएस थे या सारे आईपीएस थे, या बेरोजगारी की सीमा हट गई थी? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। मुझे एक चीज जाननी है जिसका सवाल मैं हर एक पार्टी के नेता से करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस पे निष्पक्ष चर्चा होती। सिर्फ
और सिर्फ भाजपा ने इसको लेकर चंदा लिया होता इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, बाकी किसी पार्टी ने नहीं लिया होता, ये कहकर कि जो भी बिजनेसमैन चंदा दे रहा है वो तो सारे करप्ट हैं, हमें नहीं चाहिए। लेकिन जिसको जितना मिला, चाहे 1 रुपए मिला हो, चाहे 1 करोड़ रुपए मिला हो, सबने अपने अपने हिस्से के पैसे को बटोरा है। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ भाजपा के ऊपर की जा रही है, इसलिए सवाल पूछना पड़ रहा है कि जब आपने भी चंदा लिया है, चाहे कम या ज्यादा लिया आपने भी है, तो सारे दागदार हुए या फिर कोई भी दागदार नहीं हुआ? और मुझे एक बात बताइए, क्या जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया है उससे पहले क्या बिजनेसमैन चंदा नहीं दिया करते थे किसी भी पार्टी को, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो? चंदा पहले भी दिया जाता था, लेकिन अब इस माध्यम से पता चल रहा है कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। तो फिर सिर्फ और सिर्फ भाजपा दोषी कैसे हो गई, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। मुझे एक चीज बताइए मैडम, 24 कंपनियां ऐसी हैं जिन पे ईडी ने एक्शन लिया। 24 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर ईडी ने एक्शन लिया, और एक्शन लेने के 5 दिन बाद, किसी ने 5 दिन बाद, किसी ने 1 महीने बाद, किसी ने 3 महीने बाद, किसी ने 6 महीने बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, और उन पर कार्रवाई बंद, ईडी की कार्रवाई बंद। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। आपने कहा कि सारी पार्टियों ने चंदा लिया है। मैडम, सारी पार्टियां सत्ता में नहीं है, और जो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी है उसने चंदा लेकर के किया क्या है ये तो सुन लीजिए। आपने इस पर नहीं फोकस किया, न कर पाएंगे आप, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं तो आपका चैनल बंद करा देगी भारतीय जनता पार्टी। मैं बताता हूं आपको, अब सुन लीजिए। मेरे अंदर हिम्मत है। और सुनिए राम जी, मेरी जो मेरा चैनल है, अरे सुनिए ना, आपने बहुत अच्छा, मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने पत्रकारिता मैडम सुन लीजिए, जवाब देना जरूरी है। मैडम सुन लीजिए, मैडम मेरी बात तो सुनिए। ये कोई बात, ये कोई, आपने सवाल खड़ा किया है, नहीं मेरी बात सुनिए, मैं आपके सवालों को मैडम सुनूंगी, आपके जवाबों को। आपने पत्रकारिता पे सवाल खड़ा किया है, मेरा चैनल बंद करवाने की हिम्मत ना भारतीय जनता पार्टी में है, ना कांग्रेस में है, और ना आम आदमी पार्टी में है, क्योंकि मेरा चैनल और मेरी पत्रकारिता जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वो कोई बंद नहीं करवा सकता, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो या कोई भी पार्टी हो। सुन तो लीजिए मैडम, अब आपने सवाल किया है तो इसका जवाब सुनिए। आप जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिन व्यापारियों से चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत, उन व्यापारियों को चंदे के बदले क्या दिया? धंधा दिया। और ऐसा धंधा दिया, मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, लिस्ट तो बहुत लंबी है। लिस्ट है टोटल 46 कंपनियों की, 46 कंपनियों की लिस्ट है मेरे पास। मैं, आप कहेंगे ईमेल के द्वारा, आप मुझे ईमेल आईडी दीजिएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, या ईमेल के माध्यम से मैं आपको सारा स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। वैसे इलेक्टोरल बॉन्ड की मैचिंग आप स्वयं कर सकते हैं, आपके पास खूब बड़ी टीम होगी। मैं आपको बताता हूँ, 46 कंपनी नहीं, मैं सिर्फ 2 ही कंपनी, एक मेगा इंजीनियरिंग, ठीक है, इधर डोनेशन देती है, और तुरंत 10 दिन बाद उसको जो है 14.5 या 13,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया जाता है। इसके बाद उसे मुंबई पुणे का कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, 2 प्रोजेक्ट उसको दिए गए। अब आते हैं, वो एक कंपनी है जिसकी वजह से उत्तराखंड में टनल हादसा हुआ था, 41 लोग फंस गए थे हमारे देश के गरीब मजदूर। उस कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। कितने लोग मर गए, कितने पुल टूटे, कितने पुल धराशायी हो गए, ये वही लोग हैं, 1-2 नहीं। एक कंपनी है जो गेमिंग कंपनी, उस गेमिंग कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को इतना चंदा दिया। अरे और तो और मैडम, ये जिस गौ माता के नाम पे ये राजनीति करते हैं, ये अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते हैं, उस गौ काटने वाली कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा लिया है। इस पर आपने सवाल नहीं पूछा भारतीय जनता पार्टी वालों से? कभी एक बार कैमरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ घुमा दीजिए मैडम, और कम से कम इतना सवाल पूछ लीजिए कि चलो सारी पार्टियों ने चंदा लिया, लेकिन उन्होंने उस चंदे के बदले में उन पार्टियों ने क्या फायदा कराया है? मेरी आम आदमी पार्टी को भी चंदा कुछ थोड़ा बहुत आया है, लेकिन मेरी पार्टी ने अपनी दिल्ली के अंदर ऐसा कौन सा लाभ पहुंचाया है? कोई एक उदाहरण मुझे बता दीजिए। मैं आपको 1-2 नहीं, अनगिनत उदाहरण बताता हूं कि जिन पार्टियों ने चंदा दिया 10 रुपए का, उनको 1000 रुपए का काम दिया। अगर उसने 10 रुपए चंदा दिया है तो 1000 रुपए का उनको काम दिया है। अब आप मुझे बताइए कि चंदा दो,
धंधा लो। यही तो हमारा प्रश्न है मैडम। हम बार बार ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं कि ईडी ने जिस शख्स को, जो मेन एक्यूज्ड है, जिसको अरबिंदो फार्मा के नाम से जाना जाता है, उसके डायरेक्टर को जेल भेजती है इसी शराब घोटाले में, और अगले 5 दिन के बाद वो 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के भाजपा के खाते में भेज देता है। फिर इसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर वो 55 करोड़ रुपए का जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है और भाजपा के खाते में भेज देता है, और जैसे ही 60 करोड़ आते हैं वो अप्रूवर बन जाता है। अप्रूवर का मतलब सरकारी गवाह, वो सरकारी गवाह बन जाता है, और जैसे ही वो सरकारी गवाह बनता है उसको बेल मिल जाती है। ये खेल तो बताना पड़ेगा मोदी जी को, पूरे देश को, इसके बिना नहीं चलेगा मैडम। आप अगर सोच रही हो कि दूसरी अन्य पार्टियों के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाएगा, हम बोलेंगे, हम सवाल करेंगे, तो मैडम फिर सवाल के जवाब भी आपको सुनने पड़ेंगे, और ये सवाल मोदी जी और मोदी जी की पार्टी के लोगों तक पहुंचाना भी पड़ेगा मैडम। बिल्कुल, देखिए हमारा काम सवाल का भी है और जवाब का भी है। मैं आपके सारे जवाब भी सुन रही हूँ, और जब बात पत्रकारिता पर आती है तो जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपने जितने भी सवाल, आपने जो भी जवाब दिए हैं, सबको मैंने सुना है। और देखिए अभी आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी बात कर रहे थे कि ईडी के रेड्स पड़ते हैं, उसके बाद चंदा दे दिया जाता है। आम आदमी पार्टी को जो चंदा मिला है, क्या आपको पता है किस-किस उद्योगपतियों ने वो चंदा दिया है? ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल है, लगभग जितना चंदा दिया है हमने तो सुप्रीम कोर्ट के उसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन किसने दिया है? किसने दिया है? सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने सारी लिस्ट भेज दिया है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांगिए, वो आपको पूरा डिटेल दे देंगे। ये इकलौती राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसने आज तक अभी तक वो तो जय हो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का, कि जिन्होंने इतना कड़ा फटकार लगाया, तब जाकर के इन्होंने जो है सार्वजनिक किया इलेक्टोरल बॉन्ड का वो कोडिंग, और आज मैं इस बारे में आपसे चर्चा कर पा रहा हूं। नहीं तो ये तो हिसाब तक देने को तैयार नहीं थी। और तो और इन्होंने लास्ट का जो 2017 से 18 के बीच का मामला था, वो भी छुपाने के चक्कर में थे। अरे इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर के ये बड़का झुट्टा पार्टी है। इसके जो है गृह मंत्री साहब हैं, वो टीवी पैनल में आकर के बोलते हैं, कहते हैं हमने 6000 करोड़ का चंदा लिया है, और बाकी पार्टियों ने 14000 करोड़ का चंदा लिया है, और हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, इतने ज्यादा हमारे सांसद हैं। साहब इतना झूठ क्यों बोलते हो? जनता मूर्ख नहीं है, गलती से हम पढ़ लिख गए हैं, हमारे पास सारा हिसाब है। आपको 6000 करोड़ का चंदा नहीं मिला है, आपको मिला है 8500 करोड़ का, 8240-41-42 करोड़ का चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड से। इसके बाद अभी तो एक और घोटाला खुलने वाला है, और उसका भी पिटीशन जो एक्सेप्ट कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत जल्दी उस पर भी कार्रवाई होगी। उसका नाम है, सबसे बड़ा नाम है पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड का वो जो डाटा निकाला गया, उस पे भी बहुत सारा अभी हिसाब किताब आएगा। इसके अलावा अब आते हैं उस पे क्या बोलते हैं, वो इलेक्शन एक वो बना, संस्था बनी है, उस संस्था के ट्रस्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट के माध्यम से 12,500 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी के पास गया है। आप उसका हिसाब क्यों नहीं सार्वजनिक करते? आज तक इन्होंने उस 12,500 करोड़ चंदे का हिसाब क्यों नहीं दिया? मैडम टोटल अगर 20,000 करोड़ बनता है, उस 20,000 करोड़ में जैसा 16,000 करोड़ का टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया, उस इलेक्टोरल बॉन्ड से 16,000 का मतलब है लगभग 52% चंदा एकलौती भारतीय जनता पार्टी को गया है। बाकी पार्टियों, किसी को 10%, किसी को 12%, किसी को 2%, किसी को 1%, किसी को आधा %, इस तरीके से मिला। और इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, वो भी देश के गृह मंत्री, कहते हैं हमको कम मिला है, बाकी पार्टियों को 14,000 करोड़ मिला है। अरे कौन से गणित लगाते हो महाराज? सबको अनपढ़ समझ लिया है, तुम्हारा प्रधानमंत्री हो, तुम अनपढ़ हो, इसका मतलब पूरा देश अनपढ़ है? कौन सा हिसाब है आपका, मुझे बताइए तो सही। राम जी, बिल्कुल आपने देखिए बड़ी अच्छी बात कही। आपने बहुत अच्छी शिक्षा की बात की। देखिए शिक्षा, कभी आपका चैनल का कैमरा गृह मंत्रालय की तरफ घुमाइए, और कभी अमित शाह जी को पकड़िए और पूछिए उनसे कि राम जी देखिए आपने बहुत अच्छी बात की है।
राम जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। देखिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी होता है, हर क्षेत्र में बहुत ज़रूरी होता है। आपने बात की सिटिंग पीएम के बारे में, जो कि अनपढ़ है, ऐसा आपने बोला। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके जो सिटिंग सीएम साहब हैं, वो आईआईटी हैं। उन्होंने आईआईटी की हुई है, इसके बाद भी वो ये कहा करते थे कि गृह मंत्री मुझे गिरफ्तार करवा देंगे, गृह मंत्री मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। तो क्या एक आईआईटी होने के बाद भी उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, या फिर ये एक चुनावी रणनीति कहें या जो भी, कि गृह मंत्री क्या कभी किसी के पास जाकर उसको अरेस्ट कर सकता है, उसको ऐसे हथकड़ी लगा सकता है, या वो कोई एक अधिकारी कर सकता है? बस इसी पे जवाब दीजिएगा, बाकी ज़्यादा हम नहीं जाएँगे क्योंकि समय भी हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब तक जो है आजाद भारत के जब से हमारा देश में संविधान लागू हुआ है, तब से आज तक किसी भी सिटिंग सीएम को डिस्टर्ब नहीं किया गया है। ज्यादातर जितने भी सीएम अरेस्ट भी हुए हैं, पीएम भी अरेस्ट हुए हैं, लेकिन वो पद मुक्त होने के बाद। लेकिन केजरीवाल जी तो पद छोड़ ही नहीं रहे हैं। सुन तो लीजिए, वो पद क्यों छोड़ेंगे? वो पद क्यों उन पे छोड़ेंगे? आरोप लगे हैं, उन पे आरोप लगे हैं। आरोप, एक बार आरोप की जांच तो कर लीजिए। वो कहाँ भागे जा रहे हैं अपना जांच में सहयोग भी नहीं करते ना। 9 बार समन भेजा गया है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए राम जी। 9 बार समन भेजा गया है, पर वो एक बार भी सामने नहीं गए। जबकि केजरीवाल जी कहा करते थे, सुन लीजिए, केजरीवाल जी कहा करते थे कि ईडी को हटा दीजिए, सीबीआई को हटा दीजिए, सारी जांच एजेंसियों को हटा दीजिए, सोनिया गांधी को 2 दिन के लिए जेल में डालिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज उनके ऊपर जब आरोप लगता है, तो वो इससे मुकर जाते हैं। ऐसा क्यों? बताता। ईडी चाहे 10 बार नहीं 50 बार सम्मन भेजा, और जितनी बार सम्मन भेजा उतनी बार हमारे नेताजी ने जवाब मांगा है, कारण पूछा है, एक बार भी उन्होंने जवाब नहीं भेजा वापस ही। जैसे आप किस वजह से बुला रहे हो? गवाह के रूप में बुला रहे हो, किस रूप में बुला रहे हो? नहीं, नहीं, उन्होंने एक भी बार भी जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। और अभी ये केस ये पहली बार हुआ है, मतलब भारत ही नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हाई कोर्ट में वो केस पेंडिंग है। 22 तारीख को ईडी को जवाब देना है, 22 अप्रैल को। उससे पहले ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? क्या केजरीवाल जी देश छोड़ के भागने वाले थे? एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 22 अप्रैल तक क्या इंतजार नहीं कर सकते थे? एक छोटा सा कारण तो मुझे बता दे ईडी, और मोदी जी बता दें, अमित शाह जी बता दें कि किस कारण से उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, क्यों जेल में डाल दिया। असल मकसद उनका जांच नहीं था मैडम, असल मकसद जांच है ही नहीं है। उनका एक ही एजेंडा है कि विपक्ष मुक्त लोकसभा चुनाव, सारे विपक्ष को ग्राउंड से बाहर और अकेले दम। अरे तो भैया फिर चुनाव ही क्यों करवा रहे हो? हम सरेंडर हो जाते हैं और अपने आप को स्वघोषित प्रधानमंत्री अगले 100 साल तक, जब तक तुम जिंदा रहो तब तक कर लो। कभी ना कभी ये मनमानी का भी अंत होगा। बड़े बड़े धुरंधर, ये हमारे देश, हम जिस भारत भूमि में रहते हैं, इस भारत भूमि में पहला जो आक्रमणकारी आया था रावण, अरे जब उसका भी अभिमान चूर चूर कर दिया हमारे भगवान श्री राम ने, इसके बाद कितने आक्रांत आए विदेशों से, हमारा देश जस का तस रहा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बल्कि उन्हीं को, उनका ही सारा वंश नाश हो गया है। ठीक इसी प्रकार से मैं दावा करता हूं, हम नहीं करेंगे, ये देश की जनता सब कुछ देख रही है, देश की जनता एक एक बात का हिसाब लेगी। आज ये कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी पुलिस, कभी किसी एजेंसी के पीछे छुप करके ये विपक्षियों को एक एक करके चुन चुन करके उन पर वार कर रहे हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपनी गलत फहमी ना पालें। ये 2024 का इलेक्शन बड़ा निर्णायक इलेक्शन है, पूरा देश उबल पड़ा है, और मैं दावा करता हूं 31 मार्च सुबह 10 बजे आप भी आइएगा रामलीला मैदान में, मैं आपको पर्सनली निमंत्रण करता हूं, और देख लीजिएगा कि क्या हो रहा है उस दिन। और मैं दावा करता हूं, नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देता हूं कि हमारी उस रैली को रोक के दिखाएं, और उनकी पुलिस को भी चुनौती देते हैं कि वो हमें रोक के दिखाएं। बिल्कुल, देखिए, उनकी पुलिस तो आपको नहीं रोक सकती है, क्योंकि जिस निंजा टेक्निक के साथ आप पुलिस से बचकर निकले हैं। वो रोक सकते हैं, अरे उनके पास वो बाहुबली हैं, बाहुबली हैं।
नहीं, लेकिन बाहुबली तो आप बने थे ना, आप जिस निंजा टेक्निक से पुलिस से बचकर निकले थे, वो निंजा टेक्निक तो मुझे लगता है और किसी के पास नहीं है, क्योंकि नहीं, जिस तरह से आप बच के निकले हैं, वो तो समय मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी पुलिस राम जी को रोक सकती है। देखिए, औरों का मैं नहीं कह सकती, लेकिन राम जी को रोकने की जो टेक्निक है, वो मुझे लगता है किसी पुलिस में नहीं है, जिस तरह से आप निकले हैं। नहीं नहीं तो ये वो निंजा टेक्निक ये आई कहाँ से? ये एकदम से दिमाग में कैसे आया? देखिए, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का कमाल है। हमारी जो हमारी प्रीवियस एक्टिविटी रही पत्रकारिता के जमाने में, हम देखा करते थे कि पुलिस वालों को अगर कैमरे के सामने लाओ तो उनका नाम बोल दो, वो अपने आप भग जाते हैं। आपने देखा होगा उस वीडियो में, मैंने जो है वो बच्ची के साथ, जो गरिमा नाम की लड़की जिसने इंटरव्यू लिया था, जी न्यूज की है वो लड़की जो है मेरा इंटरव्यू लेती है, और मैं पहले से प्लानिंग कर लिया था कि ये आज, और नाम पढ़ ही चुका था उसकी नेम प्लेट में। तो मैंने कहा जैसे ही कैमरे के सामने आऊंगा मैं तुरंत इसका नाम लूंगा, और जैसे ही मैंने नाम लिया है वो कहता है ठीक है जाओ जाओ जाओ, और वहीं से वो कट लिया है। क्योंकि उसे मालूम, क्योंकि देखिए उन्हें भी पता है, पुलिस वालों को हर बात पता है कि हम अनैतिक कर रहे हैं, ये इनका संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, और हम जबरदस्ती कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ, हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी है। मेरा उनके साथ कोई, हमें गिला शिकवा नहीं है। हमारा तो सबसे ज्यादा गिला और शिकवा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उन 2 आदमियों से है, जो आज पूरे देश को ऐसे नचा रहे हैं, ऐसे नचा रहे हैं जैसे कि इस देश में कोई संविधान नाम की चीज बची नहीं है, इस देश का कोई लोकतंत्र बचा नहीं है। तभी तो आज दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र, जैसे यूएस का लोकतंत्र कहा जाता है, उसने आज कड़ी फटकार लगाई है हमारी भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को। और उन्होंने कहा है कि हम केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पे कड़ी नजर रखे हुए हैं। और मुझे आज अभी पता चला है, हो सकता है कि आज 26 है, 28 तक का वो लिया हुआ है ना, कल सुप्रीम कोर्ट में उसकी हेयरिंग है, सुप्रीम कोर्ट कल उसकी सुनवाई करेगा। कल एक दिन पहले ही सुना दिया। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि आज रात तक मोदी जी को कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो ये सद्बुद्धि दे दे कि भाई केजरीवाल जैसे जनमानस के नेता को अपने गले में मत लटका। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो यही हाल हो रहा है मोदी जी का। आज केजरीवाल नाम का जो है ना, वो गले में लटका लिया है उन्होंने, न वो उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। ऐसे फंसा दिया है कि न इधर के न उधर के। वो कहावत है ना कि न कुआं के न खाई के। तो ये हालात हो चुके हैं। और अगर एक आध दिन और रुका केजरीवाल जेल के अंदर, तो मैं दावा करता हूं, और एक बात और बता दूं आपको, सर्वे बता रहे हैं जितने दिन केजरीवाल जेल में रहेंगे उतने दिन के हिसाब से 2 करोड़ वोट, 2 करोड़ वोट, कम से कम 2 करोड़ वोट रोजाना भारतीय जनता पार्टी का घट रहा है। ये सर्वे है, और ये और कोई नहीं कर रहा है, हमारे आपके जैसे पत्रकार ही कर रहे हैं। वो पत्रकार लोग मुझे फोन करते हैं। और तो और मैडम, भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक और सांसद, नाम लेने की मनाही है, नहीं तो बेचारों के ऊपर ईडी का छापा पड़ जाएगा। उन लोगों ने फोन कर करके संवेदना व्यक्त करी है कि भाई अब गलत हो रहा है, हम क्या करें, हम अपनी पार्टी से बाहर नहीं जा सकते हैं, मजबूर हैं, लेकिन ये गलत है, केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, एक आखिरी सवाल मैं राम जी आपसे जानना चाहूंगी। अभी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, आपने देखा होगा, जिसमें पन्नू और पंतवंत सिंह पन्नू जो है वो ये इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने एक वीडियो रिलीज की है जिसमें वो इल्जाम लगा रहे हैं कि खालिस्तानियों के द्वारा आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को कुछ करोड़ रुपए का चंदा जो है या अमाउंट जो है वो दिया गया है। इसके पीछे कितनी सच्चाई है? और साथ ही इसके मैं ये भी जानना चाहूंगी कि विपक्ष एक तरफ ये कह रहा है कि केजरीवाल जी अब लंबे समय के लिए जेल में जाएंगे, और आप लोगों को क्या लगता है कि केजरीवाल जी कब वापस आ रहे हैं? देखिए मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी है ना, इसके पास जो है ना सत चरित्र आदमी है ही नहीं जो केजरीवाल पे इल्जाम लगवा सके। ये ऐसे ऐसे आदमियों को लाते हैं। वो एक जेल में बैठा हुआ है लुटेरा, एक नंबर का जालसाज, वो जेल में जो बैठा है, वो कभी कहता है मैंने 50 करोड़ दिया, मैंने ये किया, चिट्ठी लिखता है, लव लेटर लिखता है, लिखवाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लव लेटर लिखवाते हैं उस अपराधी से जो सजा काट रहा है। अरे आप मुझे बताइए, वो खालिस्तानी पन्नू जिसका आप नाम ले रही हैं, ये है कौन? इन्हें कौन एक्सेप्ट कर रहा है इस देश में? उनकी सुन कौन रहा है?
हैं? अगर उनमें इतनी दम है तो भारत तो आए एक बार, और भारत आकर के आरोप लगाएं पिटीशन, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। आए ना भारत, एक बार आके तो दिखाए वो भारत में आकर के। भाई हम अगर देश के सिटिंग पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हो कि मैंने ये किया मैंने वो किया, तो भैया आ जा, तू भी कर ले अपनी भड़ास पूरी, आ जा। अरे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नहीं बचा है मैडम, कोई नहीं बचा है। ये लोग जो है इतनी स्तर अपना गिरा चुके हैं, चोर उचक्के गुंडे मवाली बलात्कारी। अभी आज एक वीडियो वायरल हो रखा है, इनका एक जिले का मंडल अधिकारी वो बलात्कार करने वाली वीडियो वायरल हो रखी है, देख लीजिएगा, उसे भी आप चलाइएगा एक बार अपने चैनल के माध्यम से, फर्स्ट क्लास उसका जो है वो बनाइए अच्छा खासा न्यूज, और देखिए इनके कितने बलात्कारी, हर स्तर के ऊपर से लेके नीचे तक इनके बलात्कारियों की भरमार पड़ी हुई है। ये एक बलात्कारी जो सांसद, उसे बचाते फिर रहे हैं। मणिपुर में इनने क्या दुर्दशा करी है वहां के निवासियों को। ये लोग सिर्फ, इसको बोलते हैं ना, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। ये सिर्फ झगड़े करवाती है, दंगे फसाद करवाती है, गुंडागर्दी करवाती है और लूटपाट करवाती है। ये देश की संपत्तियों को बेचकर अपने यारों की मदद करती है, उनका बैंक का कर्जा माफ करती है, किसानों को मरवाती है, किसानों के ऊपर डंडे बरसाती है, किसानों के ऊपर आंसू गैस मरवाती है। मैं भारत की उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ आबादी वाले राज्य का एक प्रतिनिधि होने के नाते, किसान प्रकोष्ठ का राज्य का उपाध्यक्ष होने के नाते, मैं अपने उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को आह्वान करता हूं कि अब समय आ गया है कि अगर सच्चे किसान हो तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट आता है, सीधा उसको साफ बोल देना कि भैया तुम काल कील कांटे बिछाते हो, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। अपने अपने ऊपर हुए जुर्मों को याद करना। वो अंतरराष्ट्रीय महिलाएं, याद है आपको महिला खिलाड़ियों के साथ क्या हश्र किया गया था जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हुआ? अरे उस दिन इनको नई संसद के उद्घाटन के दिन सबसे बड़ा कलंक, हमारी संसद के उद्घाटन का दिन ऐतिहासिक दिन माना जाता है। आज जब भी संसद के उद्घाटन का दिन याद किया जाएगा तो उन अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों के साथ हुए दुराचार और अत्याचार को इतिहास कभी नहीं भूलेगा। ये 10 सालों का इतिहास भरा पड़ा है इनके अत्याचारों से। अब ये पाप का घड़ा भर चुका है मैडम, और ये बहुत जल्दी फूटने वाला है। और ये बात मैं आपको लिख के बता रहा हूं, अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 4 जून शाम को दोबारा आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको इंटरव्यू दूंगा जब रिजल्ट लगभग घोषित हो चुके होंगे शाम 4 बजे। आप उस दिन देखिएगा, ये झोला उठाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इनकी वो दुर्दशा होने वाली है। ये देश समझ चुका है कि एक नंबर के दोगले, एक नंबर के लुटेरे लोग हैं, ये एक नंबर के बदमाश लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के, और जो संविधान की इज्जत नहीं करता। अरे दिल्ली के ऊपर जो आदेश आया, 5 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पैनल ने ये कह दिया कि भैया दिल्ली का जो प्रशासनिक ढांचा है वो जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंडर रहेगा। इन्होंने रातों रात उसको अमेंडमेंट करके एक अधिसूचना पारित कर दिया कि नहीं, सारे अधिकार छीन लिए। एसीबी छीन ली। सबसे पहले तो इन्होंने 2015 में जैसी हमारी सरकार बनी, इन्होंने एसीबी छीन ली। अरे केजरीवाल जी के पास क्या बचा है मैडम? एक मुंह ही बचा है। इधर का हाथ, इधर दोनों पैर सब इन्होंने हटा दिए हैं। सिर्फ एक मुंह बचा है बेचारे का, और तुम उसको भी खामोश करना चाहते हो? हैं? क्या ये दुर्दशा इस देश की जनता ऐसी हजम कर लेगी? अरे उसके ऊपर बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े उसके दिल्ली की 2 करोड़ माताओं बहनों भाइयों पिताओं का पुण्य लगा हुआ है। इतने हजारों लाखों लोगों को उन्होंने तीर्थ यात्रा करा दी है। उससे बड़ा सच्चा श्रवण कुमार होगा कौन? वो श्रवण कुमार के नाम से जाना जाता है मैडम। और तो और, आप आजकल दिल्ली में चर्चा है, रात को अगर 2 बजे कहीं सरकारी काम हो रहा हो तो वो लोग कहते हैं बेटा सो जा, ये केजरीवाल का विधायक होगा। एक लौता ही है केजरीवाल जो रात 2 बजे भी सीवर लाइन ठीक कराने पहुंच जाता है, आपके नल का ठीक कराने पहुंच जाता है, आपके बिजली का मीटर ठीक कराने पहुंच जाता है। आप पंजाब में देख लीजिए,
कौन ऐसी सरकार है 2 साल में, बताइए ना। पंजाब के साथ और भी राज्य जीते हैं भारतीय जनता पार्टी ने, कंपेयर कर लीजिएगा। हमने अब तक कितने हजारों लोगों को नौकरियां दे दी, कितने मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए, कितने भव्य स्कूल खुलवा दिए, एक्सेलेंसी स्कूल खुलवा दिए। मैडम, दिल्ली के अंदर एक भी बच्चे को किताबें नहीं खरीदनी पड़ती। टॉप गरीब रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा आज आईआईटी में टॉप कर रहा है। क्यों कर रहा है? नियत, हमारी नियत है। हमें आता है देश चलाना भी और राज्य चलाना भी, और हमें जनता की सेवा करना आता है। हम जनता के बीच के नेता बने हुए हैं। हम नेता कोई जन्मजात नहीं है, हमारा कोई बैकबोन नहीं है कि कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है। मैडम, यकीन मानिए, ये सच है कि हम लोग अपने संघर्ष के साथ आज यहां तक पहुंचे हैं, और कोई बात नहीं है। वो तो उस दिन ऊपर वाले ने धैर्य मेरा देखा, 12 साल की तपस्या देखी, तो उसी बहाने मुझे पॉपुलर कर दिया और आज मैं आपसे बात करने लायक हो पाया। नहीं तो आप मुझे जानती थी क्या? बताइए, या आप मुझे जान पाती? और ऐसा नहीं है कि राम गुप्ता जी इकलौता ही है। इस आम आदमी पार्टी में पूरे देश भर में मेरे जैसे लाखों करोड़ों इसी प्रकार के मिलेंगे जो साइलेंट मोड में काम करते रहते हैं, बिना किसी पद की लालसा के, बिना कोई लालच के अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हुए हैं। और ऐसी पार्टी को तुम नष्ट कर पाओगी? तुम एक केजरीवाल को जेल में डालोगे, करोड़ों जे केजरीवाल आज पैदा हो गए हैं। मैं तो बड़ा खुश हूं आज कि जो हमारे सो गए थे पुराने कार्यकर्ता, जो बिल्कुल ये हो गए थे, लेजी हो गए थे, आज वो लोग भी जाग गए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपने सवालों का जो पैटर्न है उसे भी थोड़ा सा चेंज करिए। और दूसरी, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, इतने तीखे सवाल तो सत्ताधारी पार्टियों से करना चाहिए था। हम तो सत्ताधारी पार्टी नहीं है केंद्र में, क्योंकि हमारे ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं आज, वो केंद्र की सत्ता कर रही है। तो सत्ता से सवाल करना बहुत जायज होगा। अभी कड़े सवालों के बारे में बात की है, तीखे सवालों के बारे में। होता क्या है, देखिए, आप कहेंगे कि मैं भाजपा की प्रवक्ता बन गई हूँ, मैं भाजपा को सपोर्ट कर रही हूँ। वहां के लोग कहेंगे कि मैं केजरीवाल के लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि निष्पक्षता जो है वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार का काम ही यही है कि वो सही सवाल करे, चाहे पार्टी कोई हो, सामने बैठा नेता कोई हो या कोई भी हो। आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा, चाहे वो आपको तीखे लगे या जैसे भी लगे। बिल्कुल, तो राम जी, आपका बहुत-बहुत आभार कि आप जुड़े और आपने इन सभी तीखे सवालों के जवाब जो है वो भी बेबाक तरीके से और बेबाकी के साथ आपने दिए हैं सभी सवालों के जवाब। और आपने बताया कि किस निंजा टेक्निक के साथ आप पुलिस को चकमा देने में भी, मैं कहूँगी, देखिए, वो आपकी जो मुस्कान है वही सब कुछ कह रही है कि किस तरीके से आपने पुलिस को भी चकमा दे दिया है। और आज घर-घर में राम गुप्ता जी को जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है और इनकी वीडियो भी खूब ज़्यादा शेयर की जा रही है। तो इस हँसी-मज़ाक के बीच में जो ये चर्चा हुई है, तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि अगर आपको अच्छी लगी हो और इसमें सच्चाई अगर आपको नज़र आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक इसको शेयर करने का काम ज़रूर करें। और हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा हमें देखते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और इसी तरह देखते रहिए आज शंखनाद।